हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। और काफ़ी दिनों के बाद एक नई वीडियो आज आपके सामने आ रही है। और ये वीडियो आप देख रहे हैं चैप्टर 1 जो क्लास 9th जियोग्राफी का है। इसमें आपका इंडिया, उसका साइज और उसका लोकेशन क्या है, उसके रिगार्डिंग रिवीजन पर्पज से, क्योंकि अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं, तो बहुत सारा ऐसा डिमांड भी था कि सर क्लास 9th में रिवीजन से कोई वीडियोज मैपिंग पर बनाइए। तो आपके सामने देख रहे हैं कि ये एक रफ इंडिया का मैप है जो मैंने ड्रॉ किया है। इसको एक रेफरेंस में लेकर और हम इस पूरे चैप्टर को की समरी इसी से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। आपके सामने जो इंडिया का मैप है, ये मैप कई कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करते हुए भी दिखाया गया है। इसीलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंडिया के साइज को। तो आप जितना डार्क एरिया देख रहे हैं, ये पूरा ये डार्क एरिया जितना है, ये इंडिया का एक्चुअल मैप है। जबकि अगर हम देखें ध्यान से तो जो ये पार्ट है, ये आज के टाइम में इंडिया के पास नहीं है। इस पर पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है ये। और ये जो कॉर्नर है यहाँ, ये अक्साई चिन्ह है। तो हम अपने मैप में इसे शो कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा ही पार्ट है और आज नहीं तो कल हम इसे जरूर वापस लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम इंडिया के साइज और लोकेशन की बात करें तो हम देखते हैं कि इंडिया वर्ल्ड में या हमारे अर्थ पर किस कॉन्टिनेंट पर है। और ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं कि इंडिया इज लोकेटेड इन एशिया। कहां पर है? एशिया में है। और एशिया में किस साइड है? तो आप देखिए साउथ ईस्ट में है। साउथ ईस्ट में है, ठीक, साउथ ईस्ट एशिया में है। दक्षिणी पूर्वी जो एशिया का भाग है, वहां पर भारत जैसा एक महान देश है। अब हम बात करते हैं कि इसकी लोकेशन अगर हमें ग्लोब पे या मैप पे लोकेट करनी हो, तो ग्लोब पे या मैप पे जब भी हम किसी चीज को पिन पॉइंट लोकेट करते हैं तो उसमें हमें किन चीजों की जरूरत पड़ती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास उस प्लेस का लैटिट्यूड होना चाहिए। लैटिट्यूड कि वो किस लैटिट्यूड से किस लैटिट्यूड तक फैला हुआ है। दूसरा, हमारे पास होना चाहिए लॉन्गिट्यूड कि वो प्लेस किस लॉन्गिट्यूड से किस लॉन्गिट्यूड तक फैला हुआ है। लैटिट्यूड जिसे आप अक्षांश कहते हैं, लॉन्गिट्यूड जिसे आप देशांतर के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं अक्षांश और देशांतर क्या है? तो अगर मैं आपको रफली समझाना चाहूं तो आप पृथ्वी को एक गेंद की भांति समझिए, एक गोले की भांति समझिए, और इस पर जो पड़ी रेखाएं हैं, ये जो वृत्त हैं, है ना, पूरा सर्कुलर, ये अक्षांश है। ये क्या है? अक्षांश है, ठीक। नीचे की तरफ भी आप देख सकते हैं, ये अक्षांश है। अक्षांश कितने हैं? तो आप देखिए बिल्कुल बीच में जो अक्षांश है 0 डिग्री है, इक्वेटर भूमध्य रेखा, जो कि पृथ्वी को 2 गोलार्धों में विभाजित करती है। और इसके ऊपर 1 डिग्री नॉर्थ और 2 डिग्री नॉर्थ करते करते जब आप पोल पर आएंगे तो 90 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड तक, और 1 डिग्री साउथ से लेकर और 90 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड। तो हम कहते हैं 90 नॉर्थ में लैटिट्यूड है, 90 साउथ में है, और एक आपका इक्वेटर है, टोटल 181 है। कभी कभी हम जो पोल्स के हैं, ये अक्षांश, इन्हें एक बिंदु मानते हैं क्योंकि सर्कल छोटा होता जाता है जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर हम इन दो को हटा दें, क्योंकि ये एक्चुअल में सर्कल नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ 179 अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक, लैटिट्यूड्स हैं। अब इंडिया को हम देखते हैं कि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, मतलब पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध इन द सेंस कि इक्वेटर या भूमध्य रेखा के ऊपर की ओर स्थित है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो भारत है, इसी के तुरंत नीचे से कहीं भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा गुजरती है, मालदीव से होकर जाती है ना। तो भारत को अगर हम लोकेट करें तो हम देखेंगे कि यहां नीचे से लेकर और ऊपर जहां तक भारत विस्तृत है, यहां तक कितने डिग्री अक्षांश से लेकर कितने डिग्री अक्षांश तक फैला हुआ है। तो आप सबसे जो निचला हिस्सा है, जो कन्याकुमारी आप देखते हैं, ये है ना, ये जो कन्याकुमारी का पार्ट है, अगर हम इसको देखें, आप इसको समझ चुके होंगे, मैं इसको जरा इरेज कर देता हूं, थोड़ा स्पेस इसमें बोर्ड पे कम है। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड से स्टार्ट होता है, 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अच्छा, मिनट का कॉन्सेप्ट अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आया तो याद रखिए कि 1 डिग्री, चाहे वो लैटिट्यूड हो या वो लॉन्गिट्यूड हो, 1 डिग्री या 1 डिग्री लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड को 60 मिनट्स में डिवाइड किया गया है। कितने? 60 मिनट। मिनट का साइन ऐसे आपको मिल जाएगा, इस तरह से लगा हुआ। तो 8 डिग्री 4 मिनट मतलब 8 अंश पूरे पूरे हैं, और 4 मिनट में यहां से भारत की जो मुख्य भूमि है वो शुरू होती है। और ऊपर जाएंगे तो हमारा जो ये हिस्सा है जहां से भारत उत्तर में खत्म होता है, ये 37 डिग्री मतलब 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड है, ठीक। तो नॉर्दर्न इसलिए है क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, सारे अक्षांश नॉर्दर्न ही होंगे। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अब हम बात करें कि देशांतरी विस्तार क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि देशांतर
कैसा है, क्लास 6 में ही आपको पढ़ा दिया जाता है एनसीईआरटी में, कि पृथ्वी पर अगर हम दोनों ध्रुवों को देखें, जो आपका एक नॉर्थ पोल है और एक आपका साउथ पोल है, तो इन दोनों ध्रुवों से होकर गुजरने वाली जो खड़ी अर्धवृत्ताकार रेखाएं हैं, कैसी, ये पूरी वृत्ताकार नहीं है, याद रखिए, जो अक्षांश होता है वो वृत्ताकार होता है क्योंकि वो आगे से पीछे पूरा घूम कर आता है, लेकिन जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो अर्धवृत्ताकार होती हैं क्योंकि इस साइड दूसरी रेखा गिनी जाएगी और इसके पीछे साइड दूसरी रेखा गिनी जाएगी। तो जैसे जैसे हम देखेंगे ये इस तरह से ध्रुवों को मिलाने वाली खड़ी जो अर्धवृत्ताकार रेखाएं हैं, और कितनी है, तो याद रखिए जो सबसे पहली है, जैसे मान लिया मैं इसको सबसे पहला मान लूं, तो जो सबसे पहली है वो 0 डिग्री जो है लॉन्गिट्यूड है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये ग्रीनविच रेखा के भी नाम से जानी जाती है, जो लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, और ये पृथ्वी को 2 गोलार्धों में विभाजित करती है, जैसे अक्षांश करता है ना, इक्वेटर। तो ये पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध बांटती है, जैसे इसके पूर्व की ओर पूरा पूर्वी गोलार्ध हो गया और इसके पश्चिम की ओर पूरा पश्चिमी गोलार्ध हो गया। तो अब देखिए कि ये पार्ट जितना है ये पूरा पूर्व है और ये पार्ट जितना है ये पूरा पश्चिम है। तो 0 डिग्री से जैसे जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री हम इधर की तरफ पूर्व की तरफ बढ़ेंगे, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, है ना, ये ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स होंगी, क्या होंगी, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। पीछे की तरफ आएंगे, है ना, पश्चिम की तरफ, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स होंगी, है ना। तो अब अगर हम काउंट करें तो 68 डिग्री 7 मिनट, मिनट का कॉन्सेप्ट मैं समझा चुका हूं आपको, 68 डिग्री 7 मिनट और ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, क्यों, क्योंकि सारे ईस्टर्न होंगे, क्योंकि भारत में सारी रेखाएं ईस्टर्न है, अगर वो लॉन्गिट्यूड है तो ईस्टर्न है, लैटिट्यूड है तो नॉर्दर्न है ना। और ये लास्ट वाली जो आपकी है जहां तक भारत फैला हुआ है 97 डिग्री 25 मिनट, 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। सबसे पहले तो हमें क्लियर होना चाहिए कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। अब ये इंडिया का एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट है, जो एक ग्रिड जिसमें इंडिया सेट होता है पृथ्वी पर, है ना। अगर आप इसे चेक कर लें तो ये पूरी तरह से इंडिया का टोटल साइज और लोकेशन आपको बता देता है एग्जैक्टली पृथ्वी पर भारत की स्थिति क्या है। तो सबसे पहले तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको लर्न कर लीजिए आज के लिए भी और आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ये नहीं बदलने वाले, है ना। ये तभी बदलेंगे जब भारत का विस्तार होगा। कहां होगा, कि भारत कहीं और ज्यादा विस्तृत हो जाए दूसरे देशों में, जो कि अभी फिलहाल के लिए पॉसिबल नहीं है। भारत विस्तारवादी नीति का समर्थक नहीं है, है ना। चाइना का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बढ़ सकता है, अमेरिका का बढ़ सकता है, क्योंकि ये सब काम कर रहे हैं। आइए अब हम अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भारत में कितने तरह के बॉर्डर्स आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत का जो ये भाग है, ठीक, आइए थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। जो भारत का ये भाग आप देख रहे हैं, है ना, ये सब वाटर बॉडीज हैं, ये ओशियन है, ये क्या है, ओशियन है, ठीक। अब हम देखें कौन सा ओशियन है, तो ये पूरा ओशियन जो है इंडियन ओशियन है, एकमात्र ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, हिंद महासागर। और इसी इंडियन ओशियन को भारत का जो भूभाग है वो 2 भाग में अलग अलग करता है। तो इंडियन ओशियन में जो इंडिया की लोकेशन है वो पूर्व की साइड में इंडियन ओशियन को बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, है ना, और पश्चिम की साइड में अरेबियन सी, अरेबियन सी, 2 भागों में बांटता है। अब देखिए बे ऑफ बंगाल भी हिंद महासागर का भाग है, अरेबियन सी भी हिंद महासागर का ही भाग है, और बे ऑफ बंगाल भारत से पूर्व की दिशा में है और अरेबियन सी पश्चिम की दिशा में है, ठीक है। तो ये जो सागर से लगे हुए भारतीय भूभाग हैं, है ना, ये दिखाते हैं कि भारत का जो मुख्य भाग है वो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। एक ओर आप देखते हैं ये पूरा पानी से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ ये भी पूरा पानी से घिरा हुआ है, तीसरी तरफ हम नीचे से भी देखें तो भारत पूरा पानी से घिरा हुआ है, और ऊपर का जो पूरा भाग है ये महाद्वीपीय भूभाग से जुड़ा हुआ है। तो ये 3 भाग, कोई भी स्थल अगर 3 तरफ से पानी से घिरा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रायद्वीप। क्या कहते हैं, प्रायद्वीप, है ना, कहते हैं पेनिनसुला, पेनिनसुला। तो इंडिया क्या है, इंडियन पेनिनसुला अगर हम कहें तो भारतीय प्रायद्वीप का भाग क्या आएगा, जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो भारत की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर में आता है कि भारत के पास एक बहुत बड़ी जो है लैंड बाउंड्री भी है, भारत के पास एक बहुत बड़ी मरीन बाउंड्री मतलब समुद्री सीमा भी है, और भारत को इन दोनों का बहुत अच्छा फायदा मिलता है। अब हम बात करते हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये छोटा बच्चा भी बता देगा जो क्लास 5 6 में पढ़ रहा होगा, या और भी छोटी क्लास में अगर उसे अच्छी मैपिंग पढ़ाई गई होगी। तो पड़ोसी देशों में हम बात करें तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो 2 तरह के हैं। एक ऐसे पड़ोसी देश जो भारत से मुख्य भूमि से जुड़े हुए हैं,
और एक ऐसे पड़ोसी देश जो भारत से मुख्य भूमि के साथ साथ मरीन बॉर्डर से भी जुड़े हुए हैं, और एक ऐसे पड़ोसी देश हैं जो सिर्फ और सिर्फ मरीन बॉर्डर से जुड़े हैं या समुद्री सीमा से जुड़े हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं। तो देखिए, ये जो पार्ट मैंने अलग किया है, ये आपका पाकिस्तान है। ये क्या है? पाकिस्तान। तो अगर हम काउंट करना स्टार्ट करें तो हम वेस्ट से काउंट करेंगे, नॉर्थ वेस्ट से। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये जो भूभाग है ये पाकिस्तान है। ये कभी भारत का ही भाग 1947 में अलग हुआ। ऐसे ही इसके ऊपर जाएंगे, देखिए छोटा सा बॉर्डर लगा रहा है यहाँ, ये इधर तो बहुत फैला हुआ है लेकिन भारत के साथ एक छोटा सा बॉर्डर लगा रहा है, और ये कंट्री कौन सी है? ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। फिर आप देख रहे हैं ये पूरा इतना है, ये चाइना है, और यही नीचे तिब्बत चाइना है जो पहले इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ करती थी और इस समय चाइना के कंट्रोल में है। नीचे देखें तो ये नेपाल है, और ये साइड आपका भूटान है, और ये पूरा भाग जो है ये म्यांमार है, और ये भी हमारा भाग हुआ करता था जो इस समय हमारे पास नहीं है, और ये है बांग्लादेश, जहां अभी बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। ठीक, बांग्लादेश। नीचे देखते हैं तो ये थोड़ा सा हमने छोटा ही बनाया कि स्पेस नहीं था। तो याद रखिए कि ये जो पार्ट है सभी जानते हैं ये श्रीलंका है, श्रीलंका। अब भारत के साथ इतने देश सीमा लगाते हैं। पाकिस्तान मुख्य भूमि के साथ साथ ओशन बॉर्डर के साथ भी सीमा लगाता है, मरीन बॉर्डर के साथ। अफगानिस्तान भी सीमा लगाता है लेकिन सिर्फ लैंड बॉर्डर के साथ। चाइना भी सीमा लगाता है, नेपाल भी लगाता है, भूटान भी लगाता है, म्यांमार भी लगाता है, बांग्लादेश और श्रीलंका भी लगाते हैं। अब दो क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी कंट्री है जो इंडियन बाउंड्री सबसे बड़ी बनाती है, मतलब भारत के साथ सबसे बड़ी बाउंड्री बनाती है, लैंड बाउंड्री। तो देखने में आपको लग सकता है कि देखिए पाकिस्तान की बाउंड्री यहां से तो यहां तक है, अच्छा चाइना की तो यहां से पूरी यहां तक है, बीच में थोड़ा सा नेपाल और भूटान छोड़ दिया जाए तो म्यांमार की भी बहुत बड़ी बाउंड्री दिख रही है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सी बाउंड्री है? तो अनएक्सपेक्टेड है, जो आप सोच नहीं सकते कि भारत के साथ सबसे बड़ी सीमा है वो बांग्लादेश लगाता है। क्योंकि आप जब यहां देखेंगे तो ये जो तटीय बनावट है, जब हम देखते हैं तो तटीय बनावट ऐसे ऐसे होती है, कटी छटी होती है ना। और जो कटी छटी भूभाग होते हैं, अब देखना जैसे स्प्रिंग आप लेते हैं, स्प्रिंग देखने में कैसा होता है? छोटा होता है, लेकिन स्प्रिंग को जब आप खींच देंगे तो अचानक से उसकी साइज बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना। तो ऐसे ही ये तटीय भूभाग बिल्कुल स्प्रिंग की तरह है, देखने में तो आपको लगेंगे छोटे हैं, लेकिन अगर इन्हें मेजर किया जाए तो ये भारत के साथ सबसे बड़ी सीमा लगाता है, और बांग्लादेश को आप याद रखेंगे। अब हम बात करें कि भारत के साथ सबसे छोटी सीमा कौन लगाता है, तो भारत के साथ सबसे छोटी सीमा लगाने वाली ये कंट्री आप देख रहे हैं, यहां से एक निकली हुई है, अफगानिस्तान है, बहुत छोटी सी सीमा लगाता है। तो ये हो गए कुछ हमारे पड़ोसी देश। अब पड़ोसी देशों के बाद नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। पूछा जाता है कि भारतीय भूभाग में अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितने डिग्री का है। तो अगर आप देखें तो 60, जैसे हम यहां देखें 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, है ना, 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट तक, और इसको माइनस करें तो ये हार्डली 30 डिग्री तक विस्तृत है ना। ऐसे ही देशांतरीय विस्तार देखिए तो 97 डिग्री 25 मिनट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। तो ये भी लगभग 30 डिग्री तक विस्तृत है, 30 डिग्री तक विस्तृत है। तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार 30-30 डिग्री का है। कितने का? लगभग 30-30 डिग्री, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है लेकिन लगभग 30-30 डिग्री का है। अब जो इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है कि भारत में जो समय है ये कैसे निर्धारित किया जाता है। तो हम याद रखिए कि जैसे लॉन्गिट्यूड है आपका, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉन्गिट्यूड का क्या रोल है, ऐसे लैटिट्यूड का क्या रोल है ना। अभी मैंने दिखाया कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को एक साथ यूज करते हैं तो हम किसी भी जगह की लोकेशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? लोकेशन। जैसे इंडिया की लोकेशन निकाली गई। लेकिन अगर हम इन्हें सेपरेटली यूज करें तो लॉन्गिट्यूड टाइम जोन निर्धारित करता है, पृथ्वी पर समय निर्धारित करता है। लैटिट्यूड का काम हीट डिवीजन निर्धारित करना है ना, पृथ्वी पर कहां पर कितनी ऊष्मा रहती है। तो सूर्य की जो किरणें हैं उसके अनुसार लैटिट्यूड्स का कॉन्सेप्ट आता है। एक साथ यूज करते हैं तो लोकेशन का कॉन्सेप्ट बनता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं टाइम की, तो लैटिट्यूड का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे टाइम के लिए, किसका करेंगे? लॉन्गिट्यूड का। तो लॉन्गिट्यूड तो हमारे पास 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री तक है। और हम कहते हैं ना सूर्य कहां से निकलता है? पूर्व से निकलता है। हालांकि सूर्य कभी निकलता ही नहीं, पृथ्वी ही चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों तरफ घूमती है, साथ साथ घूर्णन करती है। तो पृथ्वी का पूर्व का भाग सूर्य के सामने सबसे पहले पहुंचता है, इसीलिए जो पूर्वी क्षेत्र है यहां सूर्योदय सबसे पहले होता है। तो हम देखें अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी क्षेत्र में आता है, तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहां होगा? अरुणाचल प्रदेश में होगा। तो मान लिया कि सुबह 5 बजे यहां सूर्योदय हो गया, और फिर पृथ्वी जब तक टर्न होगी और गुजरात तक पहुंचेगा सूर्य का किरण, तब तक यहां लगभग 2 घंटे का गैप हो चुका होगा। मतलब
यहां पर सूर्योदय होगा लगभग 7 बजे। कितने बजे? 7 बजे। अब अगर हम अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स पर समय निर्धारित करें तो भारत में बहुत सारी घड़ियां होंगी और अलग अलग समय बताएंगी। अब एरोप्लेन कैसे उड़ाया जाएगा, ट्रेन का टाइम चार्ट कैसे बनाया जाएगा, भारत में तो समय पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। इन समस्याओं से निपटारा पाने के लिए प्रत्येक देश क्या करते हैं, अपनी एक मानक समय रेखा निर्धारित करते हैं। अब भारत की मानक समय रेखा क्या है? कोशिश ये की जाती है कि जो मानक समय रेखा हो लगभग उस भूभाग के बीच से होकर गुजरती हो। तो भारत की मानक समय रेखा देखते हैं 37 है, सॉरी ये 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री। तो ये जो आपका यहां से होकर गुजरने वाली ये जो रेखा है लॉन्गिट्यूड, जिसका मान है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, है ना, मतलब 82 डिग्री 30 मिनट जो पूर्वी देशांतर रेखा है, इसको भारत सरकार ने अपनी स्टैंडर्ड टाइम जोन निर्धारित कर रखा है। ठीक, हमारे भारत में जितनी घड़ियां हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर में चल रही हो, अरुणाचल प्रदेश में चल रही हो, गुजरात में चल रही हो या तमिलनाडु में हो, ये सारी घड़ियां इसी लॉन्गिट्यूड के अनुसार चलती हैं। तो ये कहां से होकर गुजरता है? तो ये मिर्जापुर से होकर गुजरता है। याद रखिए कहां से गुजरता है? मिर्जापुर से होकर गुजरता है। तो भारत का स्टैंडर्ड टाइम जोन क्या है? तो याद रखिए 82 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब हम बात करें भारत के कौन कौन से द्वीप समूह हैं। तो भारत के द्वीप समूहों में मुख्यतः 2 द्वीप समूह आते हैं, मैंने यहां ड्रॉ भी कर रखे हैं, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एक द्वीप समूह है जो आपके बे ऑफ बंगाल में है। कहां पर है? बे ऑफ बंगाल में है। और दूसरा है अरेबियन सी में। बे ऑफ बंगाल में कौन सा द्वीप समूह है? आप देख रहे हैं बे ऑफ बंगाल में आपका ये पार्ट दिख रहा होगा आपको, ये जो है अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। ठीक, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और ये जो आपको दिख रहे हैं ये लक्षद्वीप आइलैंड है। ये क्या है? लक्षद्वीप आइलैंड्स। इट मींस ये कोई एक द्वीप नहीं है, ये विभिन्न द्वीपों के समूह हैं। हम सबसे पहले अंडमान निकोबार की बात करते हैं। तो अंडमान निकोबार में 2 अलग अलग द्वीप समूह आते हैं, एक तो पूरा अंडमान और एक पूरा निकोबार। और इसको अलग अलग करने वाली जो अक्षांश रेखा है, ये जो बीच से होकर गुजरती है, ये 10 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड है। इसे 10 डिग्री चैनल भी कहते हैं। बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार को कौन सी अक्षांश रेखा अलग करती है, तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। 10 डिग्री चैनल के नॉर्थ में ऊपर की तरफ अंडमान है और साउथ में नीचे की तरफ पूरा निकोबार है। ठीक, और इसकी कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, है ना, इसकी कैपिटल है। अंडमान निकोबार में मोर देन 500 आइलैंड है। याद रखिए मोर देन छोटे बड़े 500 आइलैंड्स हैं। जो 2 मेजर बड़े बड़े आइलैंड हैं उनके नाम पर यह नाम रखा गया है। अंडमान एक बहुत बड़ा है उत्तर में और निकोबार बहुत बड़ा है दक्षिण में। ठीक, अब देखें अरेबियन सी में, अरब सागर में कौन सा है? तो अरब सागर में कौन सा है? लक्षद्वीप आइलैंड है। लक्षद्वीप में कितने हैं? तो टोटल 36 आइलैंड है। कितने हैं? 36 आइलैंड। और इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है कवारती। क्या है? कवारती। ठीक, इसको लक्का द्वीप, अमीन द्वीप के नाम से भी पहले जाना जाता था, अब इसे लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। अरेबियन सी में लोकेटेड है। तो ये हो गए आपके आइलैंड्स। आइलैंड्स में लक्षद्वीप को लेकर एक कॉन्सेप्ट आता है, आपकी बुक में अलग से लिखा हुआ है बॉक्स में, कि ये कोरल द्वीप्स हैं। क्या है? कोरल आइलैंड्स हैं। कोरल आइलैंड्स होने का क्या मतलब है? कोरल आइलैंड्स का कॉन्सेप्ट ये है कि कोरल एक छोटा सा जीव होता है, समुद्री जीव, जो कि बहुत भारी संख्या में कहीं पर पाए जाते हैं। तो ये जब मरते हैं तो इन जीवों की जो अस्थियां, इनके स्केलेटन इकट्ठा होते रहते हैं और एक दूसरे में जमते रहते हैं। जमते हुए ये एक समय के बाद थोड़ा ठोस रूप में जब परिवर्तित होते हैं तो आइलैंड्स की तरह बन जाते हैं। तो जो आपका ये है लक्षद्वीप, ये कोरल आइलैंड है। क्या है? कोरल आइलैंड। कोरल जीवों के अस्थियों से बना हुआ है। ऐसे पूछते हैं कि पृथ्वी में सबसे बड़ा कोरल रीफ कौन सा है? तो आप देखिए ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी तट है, ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी तट है उसे कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ ये सबसे बड़ा कोरल रीफ है। अब ये तो बताने की मुझे जरूरत है नहीं कि भारत की राजधानी क्या है, आप सभी जानते हैं भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं दिल्ली है, नहीं, न्यू दिल्ली है। दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी स्टेट एंड न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक, आइए, तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास बहुत सारा कॉन्सेप्ट इसी मैप में कवर हो गया। अब एक चीज और आती है कि भारत और श्रीलंका, है ना, तो भारत और श्रीलंका के बीच में राम सेतु, अगर धर्म के हिसाब से देखें तो भारत, राम जी ने एक सेतु बनाया था ना, रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका से। तो राम सेतु को छोड़ दें, अगर ज्योग्राफी में आए और हम कहें कि भारत और श्रीलंका के बीच में क्या डिवाइड है, मतलब कौन सी चीज जो इसको डिवाइड करती है, तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर पाक स्ट्रेट है। क्या है? पाक स्ट्रेट। ये भारत के मुख्य भूमि से श्रीलंका की मुख्य भूमि को अलग
करता है। खाड़ी कौन सी है यहाँ पर, तो याद रखिएगा ये गल्फ ऑफ मन्नार है, इसे मन्नार की खाड़ी कहते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार, है ना। अब देखो कंफ्यूजन ऐसे ही होती है कि बे ऑफ बंगाल को भी हम कहेंगे बंगाल की खाड़ी, ठीक। यहाँ देखेंगे ये कौन सा है, गल्फ ऑफ कैम्बे या गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी कहते हैं। तो एक तरफ गल्फ यूज कर रहे हैं और एक तरफ हम बे यूज कर रहे हैं, हिंदी में दोनों का सेंस खाड़ी ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है, जो गल्फ होते हैं, है ना, ये नैरोवर होते हैं, मतलब ये सकरे होते हैं, इनकी चौड़ाई कम होती है, लेकिन जो बे होते हैं ये बहुत चौड़े होते हैं। आप बे ऑफ बंगाल को देख सकते हैं, इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा है। गल्फ ऑफ मन्नार को देख लीजिए, इसकी चौड़ाई बहुत कम है। गल्फ ऑफ कैम्बे को देख लीजिए, इसकी चौड़ाई बहुत कम है, ठीक है। तो इस तरह से हमने कवर किया बहुत सारा टॉपिक, और हमने पहला चैप्टर पूरा लगभग मैप से ही कवर कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर पर हम आएंगे और फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया भी आपका कवर करा देंगे। तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू। हम अपने स्टूडेंट्स का साथ कभी नहीं छोड़ते, तो जब तक कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी तब तक कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में आकर हमसे पूछ सकते हैं कि सर ये कॉन्सेप्ट आपने बताया था जो कि मुझे नहीं समझ में आया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स को सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू।